पुरालेखों में जो मिस्र विज्ञान को समर्पित हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठ है जो मूल रूप से प्राचीन मिस्र के अध्ययन के पूरे इतिहास को बदल सकता था। यह दस्तावेज धूल भरे एक खंड में रखा है जिसकी तारीख 1883 है और इसका नाम है गिजी के पिरामिड और मंदिर। इसी पृष्ठ पर उन परिणामों का उल्लेख है जिन्होंने अपने समय में इन रहस्यमय संरचनाओं के निर्माण के तरीके को समझने में एक असली क्रांति ला दी। इसमें बहुत सूक्ष्म और कठोर गणनाएं हैं जो अंग्रेज वैज्ञानिक सर विलियम फिंडर्स पीटरी द्वारा की गई हैं, जो आधुनिक मिस्र विज्ञान के पिता माने जाते हैं। हालांकि इन गणनाओं में पिरामिड की ऊंचाई या उसके झुकाव के कोण जैसी सामान्य मापें नहीं हैं। नहीं, वह नहीं था। वह उन निशानों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जो निर्माणकर्ताओं के उपकरणों द्वारा छोड़े गए थे, उन सूक्ष्म विवरणों पर जो प्राचीन कारीगरों की तकनीकों का रहस्य खोल सकते थे। जब उसने फाराहोन के कक्ष में स्थित ग्रेनाइट का शव देखा तो उसने पाया कि उसकी प्रक्रिया में असामान्य ट्यूब जैसी ड्रिल का उपयोग किया गया था। ये ड्रिल पृथ्वी पर सबसे कठोर पत्थर ग्रेनाइट में 2 टनों की ताकत से घुसते थे। कल्पना कीजिए, उस समय जब लोग केवल तांबे के औजार और पत्थर की हथौड़ियों का ही उपयोग करते थे, ऐसी तकनीकें असंभव लगती थीं, लेकिन ऐसा ही था। एक अन्य जगह ग्रेनाइट के कलाकृतियों पर सर्पिल खांचे का विश्लेषण करते हुए उन्होंने पाया कि ड्रिल की गति आधुनिक 19वीं सदी के उपकरणों की तुलना में 500 गुना तेज थी। ये आंकड़े उनके होश उड़ा देने वाले थे। एक वैज्ञानिक और तर्कशील व्यक्ति पीटरी हैरान रह गया। उसके संसार में जहां तांबे के औजार और प्राचीन उपकरण ही प्रमुख थे, ऐसी तकनीकी उपलब्धियां असंभव लगती थीं। उसने इन असामान्यताओं को दर्ज किया, उन संख्याओं को लिखा जो मानव विरोधाभासों का चीख चीख कर संकेत कर रही थीं, और उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया। लेकिन अफसोस, बाद के शोधकर्ताओं ने इन्हें बस नजरअंदाज कर दिया। यह अद्भुत कहानी भुलावे के परतों के नीचे दफन हो गई। इसे पारंपरिक और सुविधाजनक कथा से बदल दिया गया जिसमें फाराहोन और गुलामों की कहानी थी, जो कई लोगों के लिए एकमात्र सच्चाई बन गई। लेकिन यदि ये रहस्यमय संख्याएं कोई त्रुटि नहीं है, यदि इनके पीछे एक ऐसी सभ्यता का संकेत छुपा है जो हमारे पाठ्यक्रमों में कभी अस्तित्व में नहीं आई, संभव है कि ये केवल पत्थर के स्मारकों के रहस्य नहीं हैं, बल्कि प्राचीन इंजीनियरों के उंगलियों के निशान हैं जो सदियों तक छोड़े गए हैं। यह न केवल इस बात की जांच है कि पिरामिड कैसे बनाए गए, बल्कि यह समझने का प्रयास भी है कि हमें उनके बारे में एक सदी तक झूठ क्यों बोला गया। क्यों आधिकारिक स्रोत इन प्राचीन संरचनाओं से संबंधित जानकारी को छुपाते या विकृत करते हैं। सब कुछ उन असंभव संख्याओं से शुरू होगा जो पुरानी किताबों और दस्तावेजों के धूल भरे पन्नों पर रह गई हैं। वहीं वह रहस्य छुपा है जो हमारे प्राचीनता के विचारों को उलट सकता था। मुख्य भाग में जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी मदद का अनुरोध करना चाहता हूं। आपका कोई भी हिस्सा लेना, रुचि दिखाना, विषय में ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका शांत और रुचिकर दृष्टिकोण ही इस काम के लिए सबसे अच्छी सराहना है। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। उस अनोखेपन के पैमाने को समझने के लिए जिसमें हम सामना कर रहे हैं, हमें 19वीं सदी के अंत तक जाना होगा। उस युग में जब प्राचीन मिस्र का अध्ययन करने में पहली गंभीर कदम उठाए गए थे। उस समय गीजा का पठार आज जैसी लोकप्रिय पर्यटन स्थल नहीं था। यह एक जंगली, खतरनाक क्षेत्र था जिसमें मकबरे लूटने वाले, खजाने की खोज में लगे साहसी और भाग्यवश वहां पहुंचने वाले अनजाने यात्री रहते थे। पुरातत्व विज्ञान अभी शुरू ही हुआ था और इसके तरीके बहुत ही छूते। अक्सर यह लूटपाट जैसी लगती थी। सभी खजाने की खोज में लगे थे, वैज्ञानिक सटीकता और कठोरता की परवाह के बिना। और इसी समय 19वीं सदी के 18वें दशक में इस अराजकता में एक युवा, थोड़ा अजीब अंग्रेज व्यक्ति विलियम फिंडर्स पीटरी प्रवेश करता है। जैसे जैसे पीटरी गहराई से विवरण में उतरता गया, यह स्पष्ट होता गया कि उसका तार्किक विक्टोरियन दिमाग उन घटनाओं का सामना कर रहा है जिन्हें पारंपरिक तकनीकों और तरीकों से समझना मुश्किल था। वह कम से कम हाथ से बने कार्य का कोई निशान खोजने की उम्मीद कर रहा था, भले ही वह बहुत ही कुशल क्यों न हो, क्योंकि उसकी धारणा में प्राचीन कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कौशल रखते थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो कुछ भी वह खोज रहा था वह मशीन से किए गए निशान जैसा दिखता था। राजसी कक्ष, एक सरपोट जो पूरे असुआन ग्रेनाइट के एक टुकड़े से बना था,
में उसने देखा कि आंतरिक कोणों को इतनी सटीकता से तराशा गया था कि उनकी जांच के लिए आधुनिक मशीनों की आवश्यकता होगी, जो मशीनशाला में इस्तेमाल होती हैं। ये कोने इतनी परफेक्टली बनाए गए थे कि उनकी सटीकता केवल उच्च सटीक मशीन या समान आधुनिक उपकरण ही प्राप्त कर सकते थे। उसके हाथों में दर्जनों डायोराइट के बर्तन और कटोरियां थीं, जो सबसे कठोर और टिकाऊ पत्थरों में से एक से तराशे गए थे, जिनकी सतहें पूरी तरह चिकनी और सममित वक्रों वाली थीं, जो ऐसा लगता था कि केवल टोकरी मशीन से ही बनाई गई हों। लेकिन सबसे चकित करने वाली खोज थी ड्रिलिंग के निशान। पीटरी ने कई संकेत पाए कि ट्यूब वाले ड्रिल का इस्तेमाल किया गया था। खोखले सिलेंडर जो पत्थर के अंदर घूमते हुए उसमें बेलनाकार कर्न्स को निकालते थे। इन कर्न्स और छिद्रों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर उसने अपराध शास्त्रियों की तरह उन उपकरणों की विशेषताएं निर्धारित की जिन्होंने ये निशान छोड़े थे। और ये विशेषताएं कांस्य युग की तकनीकों के लिए असंभव थीं। कर्न्स पर पाए गए सर्पिल नालें इस बात का संकेत देती थीं कि ड्रिल ग्रेनाइट में लगभग 2 मिलीमीटर प्रति रोटेशन की गति से घुस रहा था, जबकि आधुनिक हीरे के ड्रिल की गति लगभग 1.5 मिलीमीटर प्रति रोटेशन है। इसका अर्थ था कि प्राचीन उपकरण आधुनिक से 500 गुना अधिक प्रभावी था। ऐसी गति से काम करने के लिए ड्रिल पर अविश्वसनीय शक्ति लगनी चाहिए थी। पीटरी के अनुमान के अनुसार लगभग 2 टन। वह एक जटिल स्थिति में फंस गया था। ताम्र हथौड़ों से यहां तक कि अभ्रक रेत का उपयोग करने के बावजूद इतनी गहरी खांचे नहीं छोड़ी जा सकती थीं। वे बस टूट जाते या विकृत हो जाते और इस तरह के परिणाम नहीं मिलते। अपनी पुस्तक में उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया, प्राचीन मिस्री इतने बड़े ग्रेनाइट पर काम करने के तरीके अभी भी एक रहस्य हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, ऐसा लगता है कि हम अभी भी कुछ प्राचीन तकनीकों और कौशलों को नहीं समझ पाए हैं जो उस समय इस्तेमाल होते थे। ये एक चौंकाने वाला स्वीकारोक्ति थी उस व्यक्ति के लिए जिसने स्वयं वैज्ञानिक मिस्र शास्त्र की नींव रखी थी। उन्होंने सीधे कहा, मैं तकनीकों के संकेत देख रहा हूं जो यहां मौजूद नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उस वैज्ञानिक समुदाय ने जिसे उन्होंने स्वयं स्थापित किया था, इन साक्ष्यों को नजरअंदाज करना आसान समझा। सामान्य धारणा को स्वीकार करना बहुत आसान था कि दसियों हजार गुलाम ताम्र हथौड़ों और सरल उपकरणों से इन ग्रेनाइट स्मारकों का निर्माण कर रहे थे। यह संस्करण समझ में आता था। यह रैखिक प्रगति और तकनीकों के विकास की तार्किक श्रृंखला में फिट बैठता था। पितरी द्वारा खोजे गए विसंगतियों को जल्दी ही पर्दे के पीछे धकेल दिया गया, जहां वे लगभग 1 सदी तक पड़े रहे। सब कुछ तब बदल गया जब एक अन्य व्यक्ति, आधुनिक युग का एक इंजीनियर, इन पुराने प्रतीत होने वाले पुराने आंकड़ों की जांच करने का निर्णय लिया, अपने साथ 21वीं सदी के सबसे आधुनिक मापन उपकरण लेकर। 20वीं सदी के अंत में गीजा के पठार पर एक व्यक्ति आया जिसने पिरामिडों को न केवल पुरातत्वविद की दृष्टि से देखा बल्कि इंजीनियर की नजर से भी देखा। उसका नाम क्रिस्टोफर डैन था। उसने अपना जीवन उच्च तकनीकों की दुनिया में बिताया, सटीक मापन और उत्पादन के क्षेत्र में काम करते हुए, जहां सटीकता माइक्रोन में और सतह की गुणवत्ता लेजर से नियंत्रित की जाती है। वह मिस्र नहीं आया मकबरे या खजाने खोजने के लिए, बल्कि एक सरल धारणा की जांच करने के लिए। यदि कुछ इस तरह दिखता है जैसे मशीन द्वारा बनाया गया हो, तो इसका मतलब है कि वह भी संभवतः मशीन से ही बना है। डैन ने अपने साथ न तो हथौड़ा या फावड़ा लिया, बल्कि सटीक मापन उपकरण, परीक्षण प्लेटें, कोणमापी और समतलता संकेतक लेकर, ताकि सटीक माप ले सके और परिणामों की तुलना प्राचीन काल में प्राप्त परिणामों से कर सके। उसने फिर से उन प्राचीन कलाकृतियों की ओर रुख किया जो पहले भी पितृ जैसे वैज्ञानिकों को हैरान कर चुकी थीं। लेकिन अब उसकी दृष्टि अलग थी। वह इन खोजों को आधुनिक उत्पादन तकनीकों के दृष्टिकोण से देख रहा था और उसके निष्कर्ष चौंकाने वाले थे, लगभग झकझोर देने वाले, उन लोगों के लिए जो प्राचीन मिस्र को केवल सरल वस्तुएं बनाने वाला समाज मानते थे। महान पिरामिड के राजा के लिए बनाए गए कक्ष में पाए गए सरपाक का अध्ययन शुरू करते हुए उसने एक महत्वपूर्ण बात नोट की। मिस्री वैज्ञानिक मानते थे कि इस सरपाक को पत्थर के गोले से अंदर से खोदा गया था, ऐसा वे कहते थे। लेकिन डैन ने अपने आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए इस धारणा की जांच करने का फैसला किया। उसने सावधानी से अपने सटीक कोणमापी को सरपाक की आंतरिक सतह पर लगाया और फिर पीछे से टॉर्च जलाया। परिणाम स्वरूप उसने आश्चर्यचकित कर देने वाली बात देखी।
कोणमापी और ग्रेनाइट की पूरी तरह से चिकनी दीवार के बीच कोई भी प्रकाश की किरण नहीं झलक रही थी। यह इसका मतलब था कि सतह पूरी तरह से समतल थी, ऐसी सहन शक्ति के साथ जो आज मशीन की रगड़ाई से ही प्राप्त होती है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक खोज उसके कोनों में इंतजार कर रही थी। मकबरे के आंतरिक कोने न तो गोल थे, जैसे पत्थर की गेंदों से काम करने पर स्वाभाविक होता, और न ही वे तेज थे, बल्कि वे तीखे थे, न्यूनतम गोलाई के साथ, जो फ्रेस या आरी से काम करने का संकेत देते हैं। इस तथ्य ने प्राचीन तकनीकों के प्रति हमारी सामान्य धारणा को पूरी तरह से तोड़ दिया। फिर दांजे साकर के सेरापियम गए, जहां एक भूमिगत परिसर था जिसमें 16 विशाल ग्रेनाइट के मकबरे थे। हर एक का वजन लगभग 100 टन तक था। आधिकारिक तौर पर ये कब्रें पवित्र बैलों के दफनाने के लिए थीं, लेकिन इंजीनियर के लिए ये असंभव तकनीकों का प्रदर्शन थी। उन्होंने इन ग्रेनाइट के बॉक्स की सतहों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और उन निशानों को देखा जिन्हें एक इंजीनियर आसानी से पहचान सकता था। ये निशान विशाल आरी के थे, जिनका व्यास 10 मीटर तक था, जो इनको काटने के लिए इस्तेमाल हुई थी। दांजे ने पाया कि ये आरी ग्रेनाइट को इतनी तेजी से काट रही थी कि उनके निशान बहुत ही चिकने और समतल सतह छोड़ गए थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लगभग 30 टन वजन वाली ढक्कनें मकबरे के साथ इतनी सटीकता से फिट थीं कि वे एक सीलिंग बनाती थीं। स्वाभाविक सवाल उठा, मम्मी बैलों के दफनाने के लिए इतनी सटीक फिटिंग की आवश्यकता क्यों थी? तर्क और विश्लेषण ने संकेत दिया कि यह कोई संयोग नहीं था। उन्होंने अपने अवलोकनों को व्यवस्थित किया और एक निष्कर्ष पर पहुंचे जिसे वैज्ञानिक जगत में अविश्वसनीय माना जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राचीन मिस्र की वस्तुएं केवल हाथ से बने कार्य नहीं हैं, बल्कि उच्च विकसित मशीनरी सभ्यता के प्रमाण हैं। उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया, अस्पष्ट गुणवत्ता की कला, या ORT, आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट्स, यानी ऐसी वस्तुएं जो सामान्य समझ से बाहर हैं। उन्होंने तर्क दिया कि हम न केवल प्राचीन कारीगरों के कौशल को देख रहे हैं, बल्कि तकनीक को भी। ऐसी तकनीक जिसमें उच्च गति टोकरी मशीनें, फ्रेस मशीनें, विशाल आरी और संभवतः अल्ट्रासाउंड प्रक्रिया भी शामिल है। उन्होंने एलियंस या विदेशी प्राणियों का उल्लेख नहीं किया, बल्कि मानवता की बात की, उस सभ्यता की जिसने हमारे औद्योगिक क्रांति से हजारों साल पहले ही औद्योगिक उत्पादन का स्तर प्राप्त कर लिया था। दांजे का विचार क्रांतिकारी और कट्टर था, लेकिन यह मिथकों या किंवदंतियों पर नहीं, बल्कि भौतिक प्रमाणों पर आधारित था। खरोंच की भाषा, सहन शक्ति और गोलाई के रेडियस जो एक इंजीनियर के लिए समझ में आते हैं। ये तथ्य पितृ से जुड़ी असामान्यताओं को समझाते थे। यह भी समझाते थे कि क्यों तांबे की आरी ग्रेनाइट को इतनी सटीकता से नहीं काट सकती थी। लेकिन इसने एक और गहरे सवाल को जन्म दिया। यदि ऐसी सभ्यता मौजूद थी तो वह कब थी और उसके साथ क्या हुआ? इन सवालों का जवाब शायद लंबे समय तक चुपचाप हमारे ऊपर गीजा के पठार से देख रहा था। न तो ग्रेनाइट की पिरामिडों में, बल्कि अधिक मृदु लेकिन उतने ही अभिव्यक्तिपूर्ण चूना पत्थर में। 5000 साल पहले की यह तारीख, जिसे आधुनिक मिस्री विज्ञान में मुख्य माना जाता है, विशिष्ट शैलियों की विशेषताओं और हफरेन की पिरामिड से उसकी उम्र के निकटता पर आधारित है। इसे ही मान्यता दी जाती है कि यह महान स्मारक का आयु निर्धारण का आधार है। लेकिन यदि यह सब केवल कहानी का एक भाग है और वास्तव में स्फिंक्स उससे कहीं पुराना है जितना माना जाता है, यदि उसकी खुद की सतह पर ऐसे निशान बचे हैं जो किसी लंबे समय से भूले गए अतीत के साक्ष्य हैं, जिन्हें विज्ञान ने किसी कारणवश नजरअंदाज किया या कम आंका है 100 साल से अधिक समय से, यह विचार ही एक असामान्य खोज की शुरुआत बना। और इसकी धागा किसी मिस्री पुरातत्ववेत्ता की कलम से नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र शोधकर्ता, लेखक और शौकिया वैज्ञानिक जॉन एंथोनी वेस्ट के हाथ से निकली। 70 के दशक के अंत में वेस्ट फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक अर्शवालर लुबिच के कार्यों से परिचित हुए, जिन्होंने लक्सर के प्राचीन मंदिरों का वर्षों तक अध्ययन किया। इस वैज्ञानिक ने यह धारणा प्रस्तुत की कि मिस्री सभ्यता की जड़ें और उत्पत्ति उससे कहीं अधिक गहरी हैं जितनी सामान्यतः मानी जाती है। अपने कार्य में लुबिच ने संयोगवश देखा कि स्फिंक्स के शरीर पर होने वाली क्षरण की प्रकृति पानी के प्रभाव को दर्शाती है, न कि हवा और रेत के, जैसा कि पहले माना जाता था। यह अप्रत्याशित निष्कर्ष वेस्ट का ध्यान आकर्षित करने लगा। यदि क्षरण बारिश के पानी से हुआ है, न कि हवा की रेत के तूफान से,
तो स्फिंक्स हफरेन के युग में बने पिरामिडों से बहुत पुराना होना चाहिए, क्योंकि मिस्र का जलवायु प्राचीन काल में इतना सूखा और निर्जीव नहीं था जितना आज हम जानते हैं। बल्कि अंतिम हिमनद काल के अंत में इस क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिसने जल क्षरण के लिए परिस्थितियां बनाई। लेकिन यह जलवायु काल हजारों साल पहले समाप्त हो चुका था, हफरेन के शासन और उसकी अवधि से बहुत पहले। वेस्ट समझते थे कि अपनी धारणा को साबित करने के लिए उन्हें विश्वसनीय वैज्ञानिक सबूत चाहिए। 90 के दशक में उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और भूविज्ञानी डॉ रॉबर्ट शोक के साथ मिलकर काम किया। इस वैज्ञानिक की मिस्री विज्ञान में विशेष तैयारी नहीं थी और न ही वह पारंपरिक मिस्री इतिहास में रुचि रखता था। उसकी रुचि केवल पत्थर और उसकी विशेषताओं के अध्ययन में थी। दोनों गीजा गए ताकि स्फिंक्स और उससे निकले गए खदान का निरीक्षण कर सकें। शोध के परिणाम स्वरूप शोक ने देखा कि स्फिंक्स के शरीर और खदान की दीवारों पर स्पष्ट रूप से पानी के प्रभाव से होने वाली क्षरण की प्रकृति दिखाई देती है। गहराई और ऊपरी परतों में लंबवत, गोलाकार प्रोफाइल, दरारें और खांचे पाए गए, जो बारिश के पानी के प्रभाव से चूना पत्थर पर हजारों वर्षों तक बहते रहने से बने हैं। ये इस क्षरण के चित्र को अन्य संरचनाओं जैसे पिरामिडों समेत जो गीजा के पठार पर हैं से अलग बनाता है, क्योंकि वे अधिक क्षैतिज और तीखे रूपों में होते हैं जो हवा की रेत के क्षरण से बनते हैं। सबसे विश्वसनीय प्रमाण यह था कि खुदाई की दीवारों पर देखा जा सकता है कि स्फिंक्स का निर्माण नहीं किया गया था, बल्कि उसे एक ही कठोर चट्टान से तराशा गया था। अतः खुदाई की दीवारें भी उस प्राचीन मूर्ति का ही हिस्सा हैं जो उसी काल में बनाई गई थी। और जो विशेष रूप से दिलचस्प है वह यह कि ये दीवारें भी उसी प्रकार की वर्षा क्षरण दिखाती हैं। वहीं चौथी राजवंश की कब्रें जो इन्हीं दीवारों में तराशी गई हैं, बहुत कम स्पष्ट रूप से वायु क्षरण का संकेत देती हैं। इसका अर्थ है कि ये कब्रें बहुत बाद में बनाई गई थीं, जब मुख्य जल क्षरण पहले ही समाप्त हो चुका था और सतह पर वायु का प्रभाव पड़ा था। 1991 में शोक ने अपने निष्कर्ष अमेरिकी भूविज्ञान समाज की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किए। उनका निष्कर्ष सावधानीपूर्वक था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने एकत्रित भूवैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया कि स्फिंक्स की प्रारंभिक आयु हमारे ईस्वी से लगभग 7000 से 5000 वर्ष पहले की होनी चाहिए, और संभव है कि यह उससे भी पुराना हो और अंतिम हिमनद काल के अंत से पहले की अवधि का हो। यानी बहुत हजारों साल पहले दूर के अतीत में ऐसी घटनाएं हुई जो आज आश्चर्यचकित कर देती हैं और वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं के अनेक प्रश्न खड़े कर देती हैं। ये घटनाएं केवल उस समय की मान्यता प्राप्त तारीखों के विपरीत नहीं थीं, जो तथाकथित हिफ्रेनियन प्रणाली पर आधारित थीं, बल्कि उन्होंने उसकी मूल ही पूरी तरह से नष्ट कर दी। कल्पना कीजिए, यदि इन नई जानकारियों को मान लिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन मिस्र में एक बहुत ही जटिल और विकसित संस्कृति मौजूद थी, जो राजवंशीय सभ्यता के उद्भव से हजारों साल पहले ही महाकाय मूर्तियों के निर्माण के विशाल परियोजनाओं को अंजाम दे सकती थी, जिसे आमतौर पर मिस्र की ऐतिहासिक शुरुआत से जोड़ा जाता है। इसका अर्थ यह होगा कि इस प्राचीन देश का इतिहास उससे कहीं अधिक समृद्ध और जटिल है जितना माना जाता है। लेकिन पुरातात्विक स्मारकों के बारे में हाइपोथेसिस विशेषज्ञ वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिक्रिया बहुत ही प्रचंड और शत्रुतापूर्ण थी। उस समय गीजा के पुरातत्व विभाग के प्रमुख डॉ जही हावास और स्फिंक्स के प्रमुख विशेषज्ञ डॉ मार्क लेनर ने इन नई विचारधाराओं को सख्ती से खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि क्षरण के प्रमाणों को अधिक सरल और सामान्य कारणों से समझाया जा सकता है, जैसे कि मिट्टी के जलस्तर का कैपिलरी प्रभाव या आसपास की मूर्तियों और मूर्तिकला में प्रयुक्त चूना पत्थर की कम गुणवत्ता। इन विवादों ने जल्दी ही तीखे और व्यक्तिगत संघर्ष का रूप ले लिया। बहस के दौरान वैज्ञानिकों पर पसेव्द औद्योगिकता और प्रसिद्धि पाने की लालसा का आरोप लगाया गया। परिणाम स्वरूप उन्हें स्थल पर अनुसंधान जारी रखने से मना कर दिया गया, जिससे अविश्वास और गलतफहमी और बढ़ गई। फिर भी इन प्रतिबंधों और टकराव के बावजूद सवाल खुला रहा और बहसें जारी रहीं। वैकल्पिक हिपोथेसिसों के समर्थकों द्वारा प्रस्तुत भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक सबूत अभी भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। और यदि मान लिया जाए कि स्फिंक्स वास्तव में उतना ही प्राचीन है जितना कहा जाता है, तो अनिवार्य रूप से मुख्य प्रश्न उठता है, इसका निर्माता कौन था
और उस खोई हुई सभ्यता का क्या हुआ जिसने इसे बनाया हो सकता है। स्फिंक्स का स्वयं का घिसा पिटा शरीर, जो सदियों से बारिश और हवाओं का सामना करता रहा है, यह केवल एक मूर्ति नहीं है। ये एक तरह के भूगर्भीय घड़ियां हैं जो बीती हुई युगों का साक्ष्य हैं। यह एक असामान्यता है जो मानव इतिहास के खोए हुए पृष्ठ के अस्तित्व की ओर संकेत करती है। एक ऐसा पृष्ठ जिसे आधिकारिक विज्ञान नजरअंदाज करना या अविश्वसनीय मानना पसंद करता है। और हो सकता है कि यह खोया हुआ अध्याय अभी भी पूरी तरह से खोया नहीं है। संभव है कि इसे किसी प्राचीन पापिरुस में संजोया गया हो, जो लगभग 200 वर्षों से सभी की नजरों के सामने था, लेकिन अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। किसी भी जांच में एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ अचानक स्पष्ट हो जाता है, जब तथाकथित मोड़ बिंदु यानी यूरेका का क्षण आता है, जब नई खोजें और सबूत अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने और समग्र चित्र को समझने की अनुमति देते हैं। हमारे मामले में मिस्र की भूली हुई प्राचीनता के रहस्य को सुलझाने के प्रयास में यह क्षण धूल भरे खुदाई स्थलों पर नहीं, बल्कि इटली के ट्यूरिन शहर के एक शांत संग्रहालय के हॉल में होता है। वहां एक दस्तावेज रखा है जिसे ट्यूरिन का राजसी कैनन कहा जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक वस्तुओं में से एक है। यह प्राचीन पापिरोस संभवतः उस कुंजी का स्रोत है जो अनपेक्षित तकनीकी उपलब्धियों और स्फिंक्स की असामान्य भूगर्भीय विशेषताओं को जोड़ सकता है। इस पापिरोस की कहानी 19वीं सदी की शुरुआत से ट्रेस की जा सकती है, जब इसे इटली के खोजकर्ता बर्नार्डी नाद्रावेट्टी ने खोजा था। यह बहुत खराब हालत में था। इसे 60 से अधिक टुकड़ों में तोड़ा गया था, जो लगभग असंभव लगते थे कि जोड़ा जाए। लेकिन जब इसे प्रसिद्ध मिस्र शास्त्री जीन फ्रांसवा शैम्पलेन ने बारीकी से अध्ययन किया, जिन्होंने रोसेटा स्टोन की व्याख्या की थी, तो उन्होंने समझा कि यह दस्तावेज कितना मूल्यवान है। यह पापिरुस रामसेस अजजाय के शासनकाल की अवधि का है, लगभग 1293 ईसा पूर्व, और यह एक कामुक पत्राचार पर लिखा गया है। इसमें मिस्र के सभी शासकों की विस्तृत सूची है, प्राचीन काल से लेकर रामसेस के युग तक। मिस्र के पहले फाराओस, मीनस और नरमेर के नामों की सूची में जाने से पहले, जो ऐतिहासिक रूप से लगभग 300 वर्ष पूर्व मिस्र को एकीकृत करने वाले पहले फाराओस हैं, हमें रुककर ध्यान देना चाहिए कि ट्यूरिन का कैनन एक प्राचीन पापिरुस है जिसमें महत्वपूर्ण और बहुत विस्तृत कालक्रमिका है। यह न केवल इन शासनों का विवरण देता है, बल्कि उन 2 पूर्व युगों का भी वर्णन करता है जो मिस्र की सभ्यता के उद्भव से पहले थे। इस सूची की शुरुआत देवताओं के नामों से होती है। वे भगवान जो प्राचीन मिस्रियों के विश्वासों के अनुसार हजारों वर्षों तक देश पर शासन करते रहे। यह सूची एक पक्षी की आकृति से शुरू होती है जो समृद्धि और सृजन का प्रतीक है, और फिर इसमें रा, गेब, असिरिस, सेत और घोर जैसे देवताओं के नाम आते हैं। उनके शासनों का समय इन प्राचीन रिकॉर्डों के अनुसार हजारों वर्षों में मापा जाता है, जो तुरंत ही इन पौराणिक युगों की विशालता और प्राचीनता का अनुभव कराता है। देवताओं के शासन के बाद पपीरस में एक और रहस्यमय शासकों का समूह प्रकट होता है, जिसे अक्सर आत्माओं या अर्ध देवताओं के रूप में अनुवादित किया जाता है। मिस्री भाषा में इस शब्द का उच्चारण शेमसुगर है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पर्वत के अनुयायी। रिकॉर्डों के अनुसार यह समूह, जिसमें संभवतः मिथकीय या अर्ध देवताओं से जुड़े लोग थे, लगभग 13,420 वर्षों तक मिस्र पर शासन करता रहा। इस लंबी अवधि, जिसमें कई किंवदंतियों और मिथक शामिल हैं, के समाप्त होने के बाद ही पपीरस में वास्तविक ऐतिहासिक शासकों का उल्लेख शुरू होता है। वे राजा जिनका मानव मूल था, उनमें से पहला मनेस माना जाता है, और उसकी ही शासनकाल को मिस्र की ऐतिहासिक वंशावली की शुरुआत माना जाता है। आधुनिक मिस्र विज्ञानियों, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो ईसा पूर्व के एक्स और XX सदियों का अध्ययन करते हैं, ये प्रारंभिक भाग अधिकतर मिथकीय प्रविष्टियों की तरह प्रतीत होते हैं, जैसे कि एक पौराणिक प्रस्तावना जिसे प्राचीन मिस्री अपनी सभ्यता की दिव्य उत्पत्ति को उजागर करने और उसे प्राचीनता और महानता देने के लिए रचते थे। वास्तव में ये भाग केवल मिथकों और किंवदंतियों के रूप में ही देखे जाते हैं। फिर भी इसी स्थान पर फिर से सवाल उठते हैं, जिनके उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं वैज्ञानिक जैसे जॉन एंथोनी वेस्ट और रॉबर्ट शो। यदि आधुनिक भूगोलिक डेटा की बात करें, तो यह माना जा सकता है कि स्फिंक्स को लगभग 12,000 साल पहले या उससे भी पहले भारी बारिश के काल में तराशा गया था।
जो इस स्मारक की बहुत प्राचीन उम्र की ओर संकेत करता है। और अचानक पर्वत के अनुयायियों का शासनकाल, जो 13,420 वर्षों का है, एक कल्पना से अधिक नहीं लगने लगता है। यह अवधि लगभग उस समय के साथ मेल खाती है जब भूवैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार इस स्मारक से संबंधित विशिष्ट भूगर्भीय परतों और आयु संबंधी विशेषताओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। और यदि ट्यूरिन कैनन ही मिथकों और किंवदंतियों का एक साधारण मिश्रण नहीं, बल्कि एक वास्तविक, निरंतर ऐतिहासिक स्रोत है। यदि प्राचीन मिस्री अपनी विशेष सूक्ष्मता और सटीकता की प्रवृत्ति के साथ उन वास्तविक घटनाओं को रिकॉर्ड करते थे, बाइबल या ऐतिहासिक, जो 3100 वर्ष पूर्व की सीमा से बहुत आगे तक फैली थी, क्या ये रहस्यमय शेमसुगर वे ही शासक जिनका उल्लेख किया जा रहा है, उस हिमयुग की खोई हुई सभ्यता के शासक हो सकते हैं? संभव है कि वही लोग उन मेगालिथिक संरचनाओं के निर्माता थे, स्फिंक्स और संभवतः सेरापियम में मकबरे बनाने वाले भी। और यदि विचार करें तो यह मानना संभव है कि वे देवता, जिन्हें हम मिथकों में जानते हैं, दूर दराज के पूर्वजों की विकृत स्मृति थे, संस्थापकों की छवियां, जिनका मानव संस्कृति के विकास में योगदान इतना बड़ा था कि समय के साथ उनकी कथाएं बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की गईं और मिथकीय रूपों में बदल गईं। यह धारणा निस्संदेह विस्फोटक प्रतीत होती है, क्योंकि यह प्राचीन मिस्री सभ्यता के उद्गम के पारंपरिक विचार को चुनौती देती है। यह मानती है कि फाराओं की राजवंशीय सभ्यता कहीं से नहीं उभरी थी। यह उनके द्वारा बनाई गई कोई साधारण रचना नहीं थी, न ही यह कोई सामान्य स्मारक अवशेष था जिसे वे सम्मानित करते और अपने महलों में संजोते, बल्कि यह एक प्राचीन अवशेष है, एक अनूठी वस्तु जिसे विशेष महत्व दिया गया और जिसे पवित्र खजाना माना गया। यही अवशेष हमें प्रसिद्ध स्फिंक्स की उम्र, उसकी उत्पत्ति और इतिहास को समझने में मदद करता है। इस संदर्भ में ट्यूरिन का शाही नियमावली एक सामान्य ऐतिहासिक दस्तावेज से बदलकर प्राचीन रहस्यों को सुलझाने की एक महत्वपूर्ण कुंजी बन जाती है। यह केवल कालक्रम का सारणी नहीं है, बल्कि एक तरह का नक्शा है जो संभवतः खजाने या मूल्यवान वस्तुओं के स्थानों की ओर संकेत करता है, जो समय की गहराइयों में छुपे हुए हैं। यह ग्रंथ हमें यह कहता प्रतीत होता है, आप सही जगह खोज रहे हैं, लेकिन गलत समय पर। यह संकेत देता है कि असली इतिहास उससे बहुत पहले शुरू हुआ जिसकी हम कल्पना करते हैं। यह प्राचीन पांडुलिपि स्वयं प्राचीन मिस्री लोगों का प्रमाण है, जिन्होंने दावा किया कि उनकी युग और संस्कृति बहुत लंबी और रहस्यमय है, जितना कि आधुनिक शोधकर्ता मानते हैं। वे संकेत देते हैं कि मिस्र का इतिहास केवल घटनाओं की लंबी श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक जटिल, कभी कभी अजीब, कभी कभी आश्चर्यजनक, कभी कभी अप्रत्याशित और रहस्यों से भरपूर भी है। इन नए दृष्टिकोण के साथ हम बहादुरी से उन सबसे रहस्यमय वस्तुओं की ओर लौट सकते हैं जिन्हें पहले केवल विचित्र या अजीब खोजे माना जाता था। अब हम उन्हें केवल आकस्मिक और अस्पष्टीकृत वस्तुएं नहीं मानते, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता के संभवतः खोए हुए प्रमाण मानते हैं। ये वस्तुएं मानो मोज़ेक के टुकड़े हैं, जिन्हें यदि नई कालक्रम की कसौटी से देखा जाए तो वे एक आश्चर्यजनक और बहुमुखी संस्कृति की छवि बनाने लगते हैं, जिसमें ज्ञान और कौशल का स्तर अद्भुत है। इनमें से एक पहली ऐसी वस्तु है प्रकाश, या अधिक सटीक रूप से उसकी अनुपस्थिति, क्योंकि प्रकाश केवल प्रकाश का स्रोत ही नहीं है, बल्कि प्राचीन तकनीकों की समझ से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तत्व भी है। सबसे पहले हमें राजा के वंशावली घाटी में मकबरे के गलियारों और कक्षों पर ध्यान देना चाहिए, जो प्राचीन कला द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट रेखा चित्रों और चित्रों से सजे हैं। ये कला के नमूने अपनी विस्तार और कौशल के लिए चकित कर देने वाले हैं। इन उत्कृष्ट कृतियों को पूरी अंधकार में बनाने के लिए, जब मकबरों के अंदर पूरी तरह अंधेरा छाया रहता था, कलाकारों को लगातार और तेज प्रकाश की आवश्यकता होती थी, जो बहुत लंबे समय तक, कभी-कभी हजारों घंटों, काम को प्रकाशमान कर सके। इस तथ्य का सामान्यतः स्वीकार्य कारण है तेल के दियों का उपयोग, जो अपनी प्रभावशीलता के बावजूद धुआं और राख के निशान छोड़ जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कई मकबरों की छतें निर्दोष रूप से साफ हैं, मानो उन्हें कभी धूल या धुआं छुआ तक नहीं। कोई धुआं या काला धब्बा का निशान नहीं है, जो अनिवार्य रूप से वर्षों की कार्य प्रणाली और प्रकाश व्यवस्था के दौरान जमा हो जाना चाहिए था। मिस्र के पुरातत्वविद विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत करते आए हैं इस रहस्यमय तथ्य को समझाने का प्रयास करते हुए। इनमें से कुछ हैं
सॉल्ट वाले विशेष फितील का उपयोग जो धुएं का निर्माण कम करता है, या जटिल दर्पण और परावर्तक सतहों की प्रणालियों की स्थापना जो प्रकाश को मकबरे के अंदर दिशा देने में सक्षम है। लेकिन ये सिद्धांत गंभीर कठिनाइयों का सामना करते हैं। गलियारों की जटिलता और घुमाव, अनेक मोड़ और वक्रता दर्पण प्रणालियों के उपयोग को लगभग असंभव बना देते हैं। प्रकाश कई परावर्तनों से गुजरते हुए अपनी शक्ति तेजी से कम कर देता है और कुछ ही परावर्तनों के बाद वह गायब हो जाता है, एक छोटी सी बिंदु में परिवर्तित होकर, जिसे प्रकाश में लाना संभव नहीं है। इसी कारण धुआं या कोयले के निशान के बिना प्रकाश व्यवस्था के रहस्य को समझते हुए हमें उन सबसे विवादास्पद और रहस्यमय दृश्यों में से एक को याद करना चाहिए जो मिस्री स्मारकों में पाए गए हैं। डेंड्रे के देवी हाथोर के मंदिर में उसकी भूमिगत क्रिप्ट में ऐसी श्रृंखलाएं उकेरी गई हैं जो आधुनिक दर्शकों को गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। ये मानव आकृतियों को दर्शाती हैं जो हाथों में वस्तुएं पकड़े हुए हैं, जो बहुत बड़े बल्ब जैसी दिखती हैं। ये लंबी पारदर्शी आकृतियां अंदर एक वाइंडिंग सांप को दर्शाती हैं जो उस वस्तु के आधार पर स्थित कमल के फूल से निकल रहा है। बल्ब के अंदर कई चीजें देखी जा सकती हैं। अनेक समर्थक, जो अक्सर इंजीनियर होते हैं, इस खोज को क्रक्स की प्रसिद्ध ट्यूब जैसी आश्चर्यजनक रूप से याद दिलाने वाली मानते हैं। यह ट्यूब गैस डिस्चार्ज उपकरणों में से एक है जो उच्च वोल्टेज पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। इस मामले में रुचि की वस्तु एक ऐसी आकृति प्रतीत होती है जिसमें सांप का आकार देखा जा सकता है। शोधकर्ता मानते हैं कि यह सांप वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन का बंडल है जो अंतरिक्ष में गतिशील है। सवाल उठता है, क्या संभव है कि प्राचीन मिस्री या उनके पूर्वजों को बिजली के क्षेत्र में ज्ञान था? यह विचार इतना अविश्वसनीय लगता है कि इसे गंभीरता से लेना कठिन है, क्योंकि उस समय न तो तारें थीं, न जनरेटर, न ही हीटिंग वायर्स जो आमतौर पर विद्युत उपकरणों से जुड़े होते हैं। फिर भी एक बहुत ही रोचक वस्तु है जिसे बगद की बैटरी कहा जाता है, जो पड़ोसी मेसोपोटामिया में मिली है। यह वस्तु लगभग हमारी ईसा पूर्व 2 वर्षों से पहले की है और यह मिट्टी का पात्र है जिसके अंदर तांबे का सिलेंडर और लोहा का रॉड है। जब इस पात्र को इलेक्ट्रोलाइट जैसे अंगूर के रस से भरा जाता है तो यह थोड़ी सी विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। हालांकि यह धारा बल्ब चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि प्राचीन लोग संभवतः इलेक्ट्रोलिटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मूलभूत ज्ञान से परिचित थे। इस पात्र से निकलने वाली रोशनी स्वयं में बिजली का प्रमाण नहीं है, लेकिन यदि इसे प्राचीन कब्रियों में कोयले की अनुपस्थिति और अन्य तकनीकी असामान्यताओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह एक और चिंताजनक रहस्य का टुकड़ा बन जाता है। यह टुकड़ा एक और कुंजी है समझने के लिए। एक और ऐसा रहस्यमय वस्तु है प्रसिद्ध साकर पक्षी। यह एक छोटी वस्तु है जो सेकोमोर की लकड़ी से बनी है, जिसे 1898 में कब्रियों में खोजा गया था और यह लगभग हमारी ईसा से 2 साल पहले की तारीख है। वर्षों से इसे खिलौना या फुलगर माना जाता रहा है जो सजावट या परलोक में सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता था। हालांकि 1970 के दशक में मिस्र शास्त्री डॉ हलील मेसिहा ने इसकी विशेषताओं पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि इस आकृति के पंख पूरी तरह विकसित एरोडायनामिक प्रोफाइल रखते हैं, जो कि एक सामान्य वस्तु के लिए आश्चर्यजनक है। पारंपरिक पक्षी चित्रणों से भिन्न इस मॉडल की पूंछ सीधे ऊपर की ओर है, जैसे कि विमान के रोलिंग एलिमेंट, और पंख थोड़े नीचे की ओर झुके हुए हैं। ऐसी संरचना, जिसे नकारात्मक क्रॉस एंगल कहा जाता है, आधुनिक उड़ान उपकरणों में उनकी मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक खिलौना है या फिर यह एक बड़े पैमाने का प्लेनर मॉडल है जिसे उड़ान के लिए बनाया गया है, या फिर यह उन खोए हुए ज्ञान के अवशेष हैं जो प्राचीन लोगों को हवा पर नियंत्रण करने की अनुमति देते थे। हाथ से बनाए गए प्रतियों के प्रयोग से पता चला है कि यह वस्तु वास्तव में उड़ान भरने में सक्षम है और कुछ आकाशीय ज्ञान भी रखती है। ये खोजें इस बात का संकेत देती हैं कि प्राचीन काल में लोग उड़ान के बारे में ज्ञान रखते थे, जो आज अविश्वसनीय लगते हैं। इसके बाद हमें गीजा परिसर पर ध्यान देना चाहिए, जहां 3 प्रसिद्ध पिरामिड स्थित हैं। उनका अनूठा स्थान और आकार जानबूझकर चुना गया है। रॉबर्ट ब्यूवेल नामक शोधकर्ता ने अपनी पुस्तक एरियन का रहस्य में यह प्रस्ताव रखा है कि ये 3 पिरामिडें केवल वास्तुशिल्प संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि एक नक्शा है जो ओरियन नक्षत्र में
3 सबसे चमकीली तारों की स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने देखा कि इनकी स्थिति और आकार, साथ ही अनुपात, इन तारों की दिखाई देने वाली चमक के अनुरूप है। इसके अलावा महान पिरामिड के अंदर स्थित वेंटिलेशन शाफ्ट, जिन्हें अक्सर वेंटिलेशन कहा जाता है, वास्तव में तारे हैं। इन्हें इतनी सटीकता से बनाया गया है कि ये कुछ विशेष तारों जैसे सीरियस और ओरियन के बेल्ट की तारों के साथ मेल खाते हैं, जैसे कि वे लगभग 2500 साल पहले आकाश में दिखाई देते थे। लेकिन क्या गीजा के इस रहस्यमय पिरामिड और स्मारकों का परिसर केवल वास्तुकला का चमत्कार नहीं है, बल्कि एक विशाल काल चिन्ह या खगोलीय यंत्र है, जिसे प्राचीन सभ्यता ने बनाया था, जो हमारे ज्ञात युगों से पहले अस्तित्व में थी? हो सकता है कि ये संरचनाएं अपने समय की स्मृति के रूप में या उस महाविनाश की याद में बनाई गई हों, जिसने इनका निर्माण किया। ये रहस्यमय कलाकृतियां, साथ ही उनके संरेखण की विशेषताएं, सेरापियम से लेकर डेंडेरे, साकर पक्षी से लेकर ओरियन नक्षत्रों के जटिल संबंधों तक, अब असामान्य या पृथक विकृतियों के रूप में नहीं लगती। इन तत्वों का समागम एक निश्चित पैटर्न की उपस्थिति का संकेत देता है। ये संकेत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान की ओर इशारा करते हैं, जो आधुनिक धारणा के अनुसार उस युग के लिए अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं, जब माना जाता है कि ये बनाए गए थे। ये भूतकाल के टूटी हुई दर्पण की टुकड़ियों की तरह दिखते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक उज्ज्वल लेकिन खोई हुई सभ्यता के युग को दर्शाता है। हालांकि उस अतीत की पूरी तस्वीर खो चुकी है, और यही विशेष जिज्ञासा का कारण है। इन असामान्यताओं और रहस्यमय खोजों का संग्रह हमें ऐसा करने पर मजबूर करता है, जो किसी भी गंभीर विज्ञान को करना चाहिए: मौजूद धारणाओं और पैराडाइम्स पर संदेह करना। आधिकारिक इतिहास वर्जन, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है और अकादमिक मंडलियों द्वारा समर्थित है, का दावा है कि मानव सभ्यता क्रमिक और रैखिक विकास के चरणों में विकसित हुई, जैसे कि एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार। इसके अनुसार हमारे पूर्वज शिकारी और संग्रहकर्ता से कृषि में परिवर्तन कर पहली बस्तियों का निर्माण किया, फिर बड़े शहर और अंततः प्राचीन मिस्री जैसी जटिल सभ्यताएं विकसित हुईं, जो अपेक्षाकृत प्राचीन आधार पर आधारित थीं। यह कथा ज्ञान के धीरे धीरे संचय और तकनीकी प्रगति का समर्थन करती है, जिसने अधिक परिष्कृत समाजों के विकास की दिशा में कदम बढ़ाए। लेकिन हमारे द्वारा देखे गए साक्ष्य और खोजें बिल्कुल अलग विकास की कहानी का संकेत देते हैं। ये मानवता के इतिहास में चक्रीय चढ़ाव और अवरोहण की मौजूदगी का संकेत है। इस परिकल्पना के तहत वह खोई हुई सभ्यता मौजूद थी, जो अंतिम हिमयुग के समय में थी। एक ऐसी सभ्यता जिसे पहले केवल मिथक या किंवदंती माना जाता था। यह परिकल्पना अब कल्पनाओं और स्वप्नों की वस्तु नहीं रह गई है। इसका आधार भूविज्ञान, खगोल विज्ञान और भूवैज्ञानिक अनुसंधानों में स्पष्ट रूप से मौजूद है। आइए इस अतीत की तस्वीर को पुनः बनाएं। अंतिम हिमयुग के दौरान, संभवतः 15,000 से 10,000 साल पहले, मानव सभ्यता ने बहुत उन्नत स्तर प्राप्त किया था। यह जरूरी नहीं कि यह हमारी तरह का औद्योगिक समाज हो, लेकिन इसमें खगोल विज्ञान, गणित, अभियांत्रिकी के गहरे ज्ञान थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पत्थर को इतनी सटीकता से संसाधित करने की कला थी, जो अब हमारे लिए असंभव प्रतीत होती है। संभवतः यह सभ्यता व्यापक थी, जिसमें विश्व भर में फोरपोस्ट और बस्तियों का जाल था। कुछ स्थानों, मिस्र, दक्षिण अमेरिका, टियानाक, पुमापुंक और अन्य क्षेत्रों में बड़े मेगालिथिक संरचनाएं मौजूद हैं, जो असामान्य दिखती हैं, और उन्हें समझने के लिए विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लगभग 12,800 साल पहले एक घटना हुई, जो देर से ड्रियस से जुड़ी थी, संभवतः एक धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह से टकराव, जिसने व्यापक जलवायु परिवर्तन को जन्म दिया। इस घटना ने ग्रह को खाओस में डाल दिया। समुद्र का स्तर बढ़ गया, भयंकर भूकंप आए, और विनाशकारी बाढ़ ने इस उच्च विकसित सभ्यता के अधिकांश निशान मिटा दिए। केवल सबसे मजबूत स्मारक ही बच पाए, जैसे कि स्फिंक्स और संभवतः सकारा में भूमिगत संरचनाएं। जो लोग जीवित बचे, वे विभाजित और आघातग्रस्त हो गए थे। उन्हें प्राचीन ज्ञान के वाहक माना जा सकता है, जैसे मिशनरी जो दुनिया भर में यात्रा करते थे और शेष प्राचीन संस्कृतियों को कृषि, खगोल विज्ञान और सामाजिक संगठन के मूल सिद्धांत सिखाते थे। इन लोगों ने अपने सफर की शुरुआत शून्य से नहीं की, मानो वे एक साफ सुथरे पन्ने से शुरू कर रहे हों। इसके बजाय उनका ज्ञान और कौशल एक मजबूत और प्राचीन आधार पर आधारित था, जिसे कई सदियों, शायद हजारों साल पहले स्थापित किया गया था।
इन लोगों ने पूर्वजों की बुद्धिमत्ता का उत्तराधिकार प्राप्त किया, जो सदियों से संचित थी, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके पास वह तकनीक भी हो जो उनके विरासत में बची हर चीज को साकार या पुनः उत्पन्न कर सके। यह परिस्थिति एक रहस्य को समझने में मदद करती है, जो सिरोपियम नामक प्राचीन स्मारक से जुड़ा है, जो कई रहस्यों और अनकही बातों से घिरा है। उन्होंने शवों को पवित्र वस्तु माना, जो उनके देवताओं और पूर्वजों से जुड़ी थीं, जैसे पवित्र अवशेष जो न केवल मृतकों के शरीर को रखते थे, बल्कि शक्ति, ज्ञान या अतीत की स्मृति भी संजोते थे। लेकिन खुद इन प्राचीन रीतियों और तकनीकों को सटीक रूप से पुनः बनाने या पुनः स्थापित करने में सक्षम नहीं थे। वे उल्का धातु से बने चाकू का उपयोग कर सकते थे, जैसे कि तुतान खामुन का, जिसे आकाश का उपहार कहा जाता है, लेकिन वे अपनी इच्छा से धातु का उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। उसकी पिघलने और संसाधित करने की तकनीक नहीं जानते थे। वे सृष्टि की मिथक लिख सकते थे, जो रहस्यमय रूप से उन संरचनाओं और उपकरणों का वर्णन करते थे जो डेंडर में पाए गए थे, लेकिन वे वैज्ञानिक ज्ञान खो चुके थे जो ऐसी संरचनाओं को संभव और समझने योग्य बनाता। मानव सभ्यता के इस दृष्टिकोण का विश्लेषण गहरा और कभी-कभी भयावह रूप से प्रभावशाली है। यह मानता है कि हम प्रगति की ऊंचाई नहीं हैं, कि हमारी उपलब्धियां केवल समय की विशाल, उग्र और बहुस्तरीय लहर का अंतिम मोड़ है। यह कहता है कि सभ्यता बहुत नाजुक है और सदियों से संचित ज्ञान हमेशा के लिए खो सकता है। और इसी कारण से प्राचीन मिस्री लोग नए की खोजकर्ता नहीं, बल्कि स्मृति के रक्षक हैं। उस भुलाए गए संसार के उत्तराधिकारी हैं, जो पहली नजर में जितना लगता है उससे कहीं अधिक विकसित और रहस्यमय था। हमारा अन्वेषण हमें प्राचीन सेरापियम के गहरे भागों से, जहां रहस्यमय अवशेष रखे गए थे, गीजा के ऊपर चमकते सितारों की ऊंचाइयों तक ले गया। स्फिंक्स की खाल पर क्षरण और दरारों से लेकर उन नाजुक पापिरुस तक, जिन पर दिव्य राजाओं के रिकॉर्ड सुरक्षित हैं। हमने कई सबूत इकट्ठे किए हैं, अलग अलग तथ्यों को जोड़कर उनके आधार पर हमारे प्राचीन अतीत की एक बिल्कुल नई, कट्टरपंथी व्याख्या प्रस्तुत की है। लेकिन जैसे कि किसी भी असली जांच में होता है, अंतिम उत्तर लगभग मौजूद नहीं है। इसके बजाय और भी गहरे और रोमांचक सवाल सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि यह पूर्व राजवंशीय सभ्यता वास्तव में अस्तित्व में थी, तो उनके लोग कौन थे? वे हमारी धरती पर कहां से आए थे? वे किस भाषा में बोलते थे और उनका समाज कैसा था? उनके पत्थर के स्मारक अपनी भव्यता और कौशल से चकित कर देते हैं, लेकिन वे बहुत चुप हैं, अपने रहस्यों को प्रकट नहीं करते। आखिरकार महान पिरामिड के अंदर हाल ही में खोजी गई बड़ी खाली जगह क्या छुपा रही है? वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामान्य संरचनात्मक असामान्यता है, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं या गलत निर्माण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। या फिर यह एक छुपा हुआ कक्ष है, जिसे जानबूझकर सील किया गया है, जो इस विलुप्त सभ्यता के कुछ रिकॉर्ड, कलाकृतियां या जानकारी रख सकता है, जिनके बारे में लंबे समय से मीडियम और भविष्यवक्ता जैसे एडगर केसी बात कर रहे हैं। और क्लियोपेट्रा की रहस्यमय मकबरे के बारे में क्या कहा जा सकता है? पुरातत्वविद कैथलीन मार्टिनेस, जो टापासिरिस मैग्नू की खोज कर रही है, के अनुसार अंतिम मिस्री रानी, जो प्राचीन ज्ञान की संरक्षक थीं, ने अपने दफन स्थान का चयन किया, जो सबसे प्राचीन और आदिम मिथकों से जुड़ा था। हो सकता है कि यदि इस मकबरे का पता चल जाए, तो यह न केवल उसकी पहचान का अंतिम कुंजी बने, बल्कि अलेक्जेंड्रियन लाइब्रेरी के खोए हुए खजाने का भी रहस्य खोल दे, जहां लंबे समय से विलुप्त हो चुके दुनियाओं और सभ्यताओं का ज्ञान रखा गया था। ये सवाल न तो स्वप्नदर्शियों या कल्पनाकारों के लिए हैं, बल्कि ये पुरातात्विक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अनुसंधानों की वास्तविक सीमाएं हैं। इतिहास कोई बंद किताब नहीं है, ये एक ऐसी किताब है जिसे लगातार खोला जा रहा है। आपकी जागरूकता और समर्थन, जैसे कि लाइक और सब्सक्रिप्शन, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें समझने में मदद करते हैं कि हमारा काम मूल्यवान है और आपको रुचिकर लगता है। आपका हर कदम हमें नई सामग्री बनाने और उसे और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे लिए उतना ही जरूरी है कि आप बेल आइकन दबाना न भूलें। यह छोटा सा प्रतीक आपको हमारे द्वारा प्रकाशित हर ताजा खबर और घटना से अवगत कराता रहेगा। इसके माध्यम से आप कोई भी नया वीडियो या अपडेट नहीं चूकेंगे, जो आपके लिए रुचिकर या उपयोगी हो सकता है। हम आपकी सहायता की सराहना करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी सामग्री आपको लाभ और आनंद देती रहेगी।